ओहो, ये तेरी कुत्ते की पूंछ जैसी चोटी भी ना सीधी होने का नाम नहीं लेती। तेरे बाल बाकी लड़कियों की तरह क्यों नहीं है? अब हम क्या जानत अम्मा, ये बाल तो तुमन ही हमको दिए हैं, इसमें हमारी कोनो गलती नहीं है। बड़ा पता नहीं कौन तेरे जैसी पूंछ वाली लड़की से शादी करेगा। तभी पंडित के साथ हरीश उनके घर पहुंचता है। आप बुरा न माने तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ, और बाल जैसी तो कोई समस्या नहीं है। आजकल शहर में बहुत पार्लर है, बहू के बाल एकदम सीधे हो जाएंगे। अरे आप कौन है पंडित जी? आप? अरे आप अपनी बेटी का रिश्ता करवाना चाहती थी ना। हरीश जी हमारी जान पहचान के हैं और वो हमारी झुमरी के लिए हाथ मांगने आए हैं। वो जानते हैं झुमरी कितनी सर्वगुण संपन्न है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हूँ। मुझे और क्या चाहिए? मेरी बेटी एक शहर वाले परिवार में जाएगी, लेकिन हरीश जी मेरी बेटी तो गांव की है, उसे समझ नहीं है शहर की। आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं ना। बेटा अब तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो। चलो हम तुम्हें किसी पार्लर में ले जाते हैं। इस गांव के बाहर एक पार्लर है। सच्ची क्या? शुक्रिया बाबूजी। झुमरी हरीश के पैर छूती है तो उसकी टेढ़ी चोटी हरीश के मुंह पर लग जाती है। अरे अगर कांता झुमरी का ये रूप देख लेती तो मेरे बेटे से तो शादी होने ही नहीं देती। हरीश अपनी कार में झुमरी को बिठाकर गांव के बाहर के पार्लर में ले जाता है, जहां उसके बाल को स्ट्रेट करवा देता है और अब वो बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, अब लग रही हो ना तुम हमारे घर की होने वाली बहू। अब कोई तुम्हारे बाल की वजह से तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा। शुक्रिया बाबूजी, आप नहीं जानत हमको लोगन कौनो कौनो बात कहकर चिढ़ावत थे, पर अब हमारी भी शादी हो जाएगी और हम भी शहर में रहेंगे। अरे झुमरी बेटी, इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है। देखना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी शादी होकर। बेटा अब मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ तुम्हारे ससुराल वालों को दिखाने के लिए। ये कहकर हरीश झुमरी की फोटो खींच लेता है और झुमरी को उसके घर छोड़ देता है। शादी पक्की करने का शगुन, फल, मिठाई इत्यादि कौशल्या को सौंप कर आता है। फिर घर आकर अपनी बेटी, बेटे और पत्नी को बहू की फोटो दिखाता है और बताता है कि वो गांव की रहने वाली है। ये सुनते ही कांता गुस्से में आ जाती है। क्या बोला आपने? ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी? चलो शक्ल में तो ठीक लग रही है, लेकिन ये गांव की है और आप जानते हैं हम कितने मॉडर्न क्लासी फैमिली है। मेरे घर में गांव की बहू कभी नहीं आ सकती, नेवर। हाँ दीदी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि हम ऐसी गवार बहू को अपनी भाभी मानेंगे? डैडी आपने ये ठीक नहीं किया, कम से कम मेरी राय तो ले लेते। मैं उसके घर पर रिश्ता पक्का करने का सामान दे आया हूँ और यही मेरे घर की इकलौती बहू बनेगी। बात खत्म, शादी की तैयारी शुरू करो, अगले महीने हमारे बेटे की शादी है। हरीश तुमने ये ठीक नहीं किया। ये कहकर कांता अपने कमरे में चली जाती है। 1 महीना हो जाता है, घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हरीश के घर में भोजपुरी बहू आ जाती है। घर प्रवेश के टाइम कांता बहू का गृह प्रवेश करने में नखरे दिखा रही थी। अरे कांता, कब से बहू चौखट पर खड़ी है, उसका गृह प्रवेश करो। आप अभी भी मुझसे ही कह रहे हैं? आपने देखा नहीं इसकी माँ ऑरेंज सिंदूर कितना मेरे बेटे से लगवा रही थी और कितना लंबा करके इसने सिंदूर लगाया है। आई हेट दिस भोजपुरी रस्म एंड ऑल। एंड उसकी माँ सिलबट्टे से मेरे बेटे की नाक पर मार रही थी। अरे बेचारे अखिल की नाक टूट जाती तो सब क्या कहते? भोजपुरी ससुराल वालों ने नाक तोड़ दी। हाँ यार डैडी, मॉम इज राइट। ओहो, तुम सब तो पागल हो रहे हो। मैंने पूछा था समधन जी से, उन्होंने बोला कि ये एक भोजपुरी रस्म होती है। अखिल बेटा, तुझे तेरी नाक पर दर्द हो रहा है, उन्होंने जोर से मारा था? नहीं, बस छुआ था। सुन लिया ना तुमने? अरे अम्मा, और कितना मच करोगी तुम? अरे तुम्हारा लड़कन एकदम ठीक बा। What? 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 What are you saying? हरीश, ये लड़की कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? भोजपुरी और क्या, गांव में तो ऐसे ही भाषा बोली जाती है, अब तो आदत डाल लो। हाँ अम्मा। Don't call me अम्मा, I'm your mom. अम्मा हमारा मतलब माँ जी, आपको माँ जी बोलेंगे। उका है ना, मॉम को हमरे यहाँ मोमबत्ती बोलत है और आपन तो बिल्कुल भी पिघलने वाल में से ना लगती हो। बस करो पागलों की तरह हंसना। हरीश, बच्चों तुम देख रहे हो ना, ये लड़की हमारे घर की बहू बनी है। पता नहीं समिति हमें क्या कहेगी। मॉम, ये समिति कौन है?
ओ गॉड, इस लड़की के आते ही हम हिंदी बोलने लगे। समिति नहीं, सोसाइटी कहना था मुझे। माँ, मैं थक चुका हूँ इन बातों से, और वैसे भी प्लीज गृह प्रवेश कर दीजिए ताकि मैं अपने रूम में आराम करूं। शादी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब सुन ले अपने बेटे की बात, वो भी अपनी शादी को मान रहा है, तुम सब भी मान जाओ। फिर कांता अपनी बहू को गृह प्रवेश करवा देती है। सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अखिल का बड़ा सा कमरा देख झुमरी हैरान हो जाती है। ओरी मैया, इका है इतना बड़का कमरा, आपन का है क्या अखिलवा जी? हाँ, इतना बड़ा बेडरूम मेरा है, लेकिन तुम मुझे अखिलवाजी मत बोलो प्लीज। कॉल मी अखिल, मुझे ऐसे ही नाम पसंद है। ओ सुरी सुरी, अब हमारी शादी हुई कवा तो हम आपन का नाम नहीं ले सकते हैं। आज से हम आपन को कहेंगे। आपकी सबसे छोटी बहन का क्या नाम होवत है? रूबी। रूबी नाम है। बस तो आज से हम आपन को रूबी के भैया कही के बुलावेंगे, तो आप हमारे पास दौड़े चले आना। ठीक है, आप सो जाओ, कल तुम्हारी पहली रसोई है। आई एम ऑल्सो फेड अप एंड टायर्ड। का मतलब? अरे मेरा मतलब है मैं थक गया हूँ, सो जाओ। फिर पति पत्नी दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह 4 बजे भोजपुरी बहू नहा धोकर रसोई में लिट्टी चोखा दाल बाटी तैयार कर देती है। अरे हमने आपन सबका खाना बनावत है, पर कोनो जगह ही नहीं लागत। हमें ही सबन को उठाना पड़ी। अरे ओ बाबूजी, ननंदवा, ओ ननंदवा, माजी उठबो। झुमरी सबके कमरे के दरवाजे पर खटखटा देती है, जिससे ससुर उठ जाता है और वो अपनी पत्नी को उठा देता है। लेकिन तीनों नंद उठने का नाम नहीं लेती, तो दरवाजे को धक्का मारकर झुमरी कमरे में घुस जाती है। अरे ओ बड़की छुटकन मंजली ननंदवा, उठबो, चलकर खाना खाई पो, हम खाना बनावत हैं। अरे क्या है, चैन से सोने दो ना, अभी सिर्फ 4:30 हुए हैं। मैं 10 बजे उठती हूँ, मुझे खाना नहीं खाना। हमें भी नहीं खाना, जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे हम यहाँ से चले जाएं? आप सबन को तो उठना ही पड़ेगा और खाना खाना ही पड़ेगा। झुमरी पानी का जग उठाकर तीनों नंद पर डाल देती है और चली जाती है, जिस वजह से तीनों नंद को बहुत गुस्सा आता है और मजबूरन उन्हें नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर आना पड़ता है। वहीं हरीश भी अपनी पत्नी को ले आता है। What the hell is this? इस टाइम हम सोते हैं। या मॉम, दिस भाभी सच में बहुत बेकार है। यस मॉम, मनोज, इस भोजपुरी भाभी ने हम तीनों को 4:30 बजे उठाने के लिए मुंह पर पानी डाल दिया। क्या झुमरी, तुमने सच में ऐसा किया है? अब हम का करबो जब ई ननंदवा उठन का नाम न लेबो तो? बड़ी बदतमीज हो तुम। दोबारा से मेरी बेटी के साथ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम 4 बजे खाना नहीं खाएंगे। और ये सब क्या बनाया है तुमने? इतना तेल वाला खाना, घी में डूबा हुआ। अब माँ जी, आप नौटंकी मत करिए। एक तो हमने आप सभी के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाए हैं, और हाँ, हम कह दे रहे हैं अब से सभी को 4 बजे ही उठना पड़ेगा। अरे बहू, तुम चिंता मत करो, सब 4 बजे उठ जाएंगे। मेरा तो तुमने आज दिल खुश कर दिया। मेरा फेवरेट गांव वाला देसी खाना जो बनाया है, तीखे चटपटे लिट्टी चोखा पकौड़े, दाल चावल पापड़ साथ में ये जो तुमने ज्यादा तेल वाली सब्जी बनाई है, जल्दी से दो, मैं खा लूं इसे। मुझे भी दे दो। फिर दोनों बाप बेटे झुमरी का बनाया हुआ दाल चावल पापड़ पकौड़े सब्जी खाते हैं और ये देख तीनों नंद और माँ चिढ़ने लगती है और मजबूरन थोड़ा खाकर हट जाती है। सुनो लड़की, अब से हम चारों माँ बेटी के लिए ऐसा तेल वाला खाना मत बनाना, समझी आप? मॉम, ये खाना बहुत तीखा और तेल वाला था, मेरा मुंह जल रहा है। चलिए प्लीज बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। अब सुबह के 5 बजे तुम्हें कहाँ से आइसक्रीम मिलेगी? सो जाओ चुपचाप, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। फिर चारों वापस सोने चली जाती हैं और हरीश बहू को पहली रसोई का शगुन देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। हर रोज सुबह सुबह बहू सबको जल्दी उठाकर खाना खिला दिया करती थी, जिससे हरीश को छोड़ सब परेशान रहते थे। जहां सास और तीनों नंद झुमरी और उसके भोजपुरी ड्रेसिंग सेंस, लंबा सिंदूर, ज्यादा चूड़ियां, उसका बना हुआ तला खाना, उसकी भाषा, किसी भी चीज को पसंद नहीं करते हैं। बार बार उसको दुत्कारते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन हरीश अपनी बहू को हमेशा सपोर्ट करता था। ऐसे ही एक सुबह, ओहो, आज भी हमें ये सब खाना खाना पड़ेगा। अरे ननंदवा जी, जरा खाकर देखा तनी, ई खाकर बहुत मजा आवत है। माय बेबी, तू बस नॉर्मल दाल राइस खा ले।
उसी में ही मुझे कम तेल वाला लग रहा है। बाद में हमें जिम करना पड़ेगा। या मॉम। मजबूरन सास और तीनों नंद को भोजपुरी देसी खाना खाना पड़ता है। हरीश बहू के बने देसी खाने से बहुत खुश होता है। अपना वेट लॉस करने के लिए रात को चारों माँ बेटी जिम जाया करती थी, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती थी और सुबह सुबह फिर से बहू उठा दिया करती थी। दूसरी तरफ अखिल भी कभी कभार उससे परेशान होकर उस पर चिल्ला दिया करता था। ऐसे ही एक शाम को वो घर आकर कॉफी मांगता है, लेकिन झुमरी उसे तुलसी अदरक का रस लाकर दे देती है। ई लीजिए, आपका सरदर्द इससे खत्म हो जाए। ये क्या है, बस करो, अब मैं तुमसे तंग आ गया हूँ झुमरी। मैंने कॉफी मांगी थी और तुम ये बकवास सी चीज लेकर आई हो। अखिल, तूने ये क्या किया? बहू पर क्यों चिल्ला रहा है? वो तो तेरी परवाह करके ही लाई थी ना ये। आप तो चुप रहिए। उसने बिल्कुल ठीक किया है। जब कॉफी मांग रहा था तो उस भोजपुरी को कॉफी देनी चाहिए थी ना कि अपना देसी नुस्खा। हमको माफ कर दीजिए रूबी के भैया। ये बोलते ही झुमरी अपने कमरे में रोने चली जाती है। फिर हरीश अपने बेटे को समझाता है और दोनों झुमरी के पास जाते हैं। हमने इस शहर इस ससुराल में कितना ढलन की कोशिश करी, सबन को खुश रखना चाहा, पर जब हमरा पति ही हमरे से नफरत करेगा तो हम क्या करी? इससे अच्छा मर जाई, कहीं चली जाई। इस ससुराल में ससुर जी के अलावा हमको कोनो प्यार नहीं करत है। देखा बेटा, तूने बहू कितनी परेशान है क्योंकि तूने उसका साथ नहीं दिया। तेरा उसने कभी बुरा करना चाहा है, तेरा सिर दर्द खत्म करने के लिए ही लाई थी वो। मुझसे गलती हो गई डैडी, मैं घर वालों को समझाऊंगा। झुमरी सबका कितना ख्याल रखती है और मैंने उसे गलत समझा। झुमरी, अरे आप मुझे माफ कर दो। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। धीरे धीरे सब अच्छा होगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं? आप भोजपुरी बोले थे? हाँ, तुमने जैसा थोड़ा थोड़ा बोलन चाहिए। तुम दोनों फिक्र मत करो, धीरे धीरे वो सब भी समझ जाएंगे। सबसे पहला सपोर्ट तुम्हारा जरूरी था अखिल। इस तरह अखिल झुमरी को संभाल लेता है। अगले दिन से झुमरी अपने ससुराल वालों को न जल्दी उठाती है और अपनी सास और नंद से पूछकर कम तेल वाला देसी खाना बनाती है, जिससे धीरे धीरे तीनों नंदे अपनी भाभी से इम्प्रेस होने लगती हैं और कांता भी खुश रहती है और पूरा परिवार भोजपुरी बहू को अपनाकर हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी नंद और भाभी की ये जोड़ी और उनकी नोक झोंक? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। भरतपुर नाम के गांव में मनीष अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों बंटू और चिंकी के साथ रहता था। मनीष अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मनीष बड़ा ही लजीज खाना बनाकर बेचता था, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार मनीष, क्या लाजवाब खाना है। तुझे पता है, इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी यार। सच में मनीष भाई, मजा आ रहा है। उसके ढाबे पर उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते रहते थे, लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण बरसात के समय में वहाँ पानी टपकना शुरू हो जाता था और इसलिए बरसात में उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। उसके ढाबे पर कम ग्राहक आने लगते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी। हे भगवान, पिछले 2 हफ्ते से बहुत ही कम ग्राहक आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है, शायद इसलिए। अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ ढाबे पर। वो दोनों ढाबे पर चले जाते हैं। उस रोज भी खाना बनाते हैं, लेकिन उस रोज भी बारिश के चलते कोई नहीं आता। लगता है आज भी ये सारा गरीबों में बांटना पड़ेगा। कोई ग्राहक नहीं आया। उस रोज भी वो सारा खाना गरीबों में बांट आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज आधी रात के समय गांव में तेज तूफान आता है और जोरों से बिजली कड़कती है और वो बिजली उसके ढाबे पर आकर गिरती है, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया रेखा? अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन पर दिन बारिश बढ़ती जा रही थी और मनीष उसी बारिश में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है।
अब जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे थे। फिर एक रोज रेखा का मुंह बोला भाई माधव उनके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में रोज रोज काम ढूंढने निकलते हो, बेकार में परेशान होते हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलो और मेरी दुकान पर काम करो। वैसे भी मेरा आदमी अपने गांव गया हुआ है और मैं आपको महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, माधव बिल्कुल ठीक कह रहे जी। वैसे भी अपने पास और कोई काम तो है नहीं अब, तब तक यही काम कर लो आप। अच्छा ठीक है माधव, तुम कहते हो तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे भी घर खर्च तो चलाना ही है ना। अब मनीष माधव की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना 1 मिनट भी आराम किए सारा दिन मेहनत करता, अनाज की बोरियों को ट्रकों से उतारता और दुकान के अंदर का सारा काम संभालता। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होने को आता है, तभी तनख्वाह देने के नाम पर वो टाल मटोली करने लगता है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? तुम्ही ने तो उस रोज रेखा के सामने कहा था कि महीने के आखिर में तुम मुझे तनख्वाह दोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काम करने नहीं, मदद करने के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया माधव, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। मनीष दुखी मन से घर आ जाता है। आ गए आप? आज तो महीने का आखिर है, आज तो आपको तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो पापा फिर तो आप कल ही मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। आपको पता है मेरी टीचर मुझे रोज रोज फीस के लिए टोकती है। ये सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नसीब न जाने कैसा है रेखा, जो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं? ठीक से बताइए ना क्या बात है। फिर मनीष उसे सारी बात बताता है। हे राम, वो इतना बड़ा मक्कार निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, उसे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। फिर कुछ दिनों तक जैसे तैसे वो दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। तब जाकर उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी का काम मिल जाता है, जहां उसे महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन इससे वो ड्राइवरी के अलावा अपने घर के काम भी लेते और इसी के सहारे अपना घर खर्च चलाता है। ऐसे ही एक शाम जब मनीष काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे गिरे हुए बच्चे पर जाती है, जो कि लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। मनीष जल्दी से उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, क्योंकि शायद कोई भी रोड एक्सीडेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? तेरी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता? उधर जैसे ये बात जमींदार को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने वीरेन को गले से लगा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये ले मनीष, इसे मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो मनीष, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को बचाया है, तो उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मनीष जब घर आकर देखता है तो वो पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होता है। अब वो जल्द ही सड़क किनारे अपनी जमीन पर खुद का पक्का ढाबा खोल लेता है। सड़क किनारे होने से अब उसकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। अब बरसात में न तो उसके ढाबे की छत टपकती और न ही ग्राहकों की कमी होती, क्योंकि गाड़ियों में घूमने निकले लोग उसके ढाबे पर ही अपनी गाड़ी रोकते और लजीज लजीज खाना खाकर बारिश के मजे लेते। अब मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता। बेलापुर गांव में आत्माराम और उसकी पत्नी गायत्री रहते थे। गायत्री चाय की बड़ी ही शौकीन थी। जैसे ही बारिश का मौसम आता तब तो वो बस हर वक्त चाय की रट लगाती रहती। उसका पति आत्माराम मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था। गायत्री घर संभालती थी, लेकिन वो चाय की इतनी शौकीन थी कि घर में राशन हो ना हो, लेकिन चाय बनाने का हर सामान हर पल उसके घर में रहता था। उसके पति को जब भी मजदूरी मिलती तो वो उसमें से राशन के साथ साथ अपनी चाय पत्ती और चीनी एडवांस में हिलाकर रख लेती। इतना सारा चाय बनाने का सामान फिर ले आई? अरे चाय की दुकान खोलने का इरादा है क्या? वाह मेरे पति देव, क्या आइडिया दिया है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो तो तुम्हें सुबह ही पता चलेगा। गायत्री के पास एक पुराना टेबल था। अगले दिन सुबह उसने उस टेबल पर चाय की दुकान लगाने का फैसला किया। वो अपने उस टेबल को घर के बाहर ले आई और उस पर चाय बनाने का सामान रख दिया। मॉनसून का समय था, जिससे मौसम काफी सुहाना हो रखा था। चाय ले लो, सिर्फ 5 रुपए में चाय। आओ आओ, इस सुहाने मौसम में चाय का मजा लो।
कुछ ही देर में उसके पास चाय पीने के लिए लोग आने लगे। ठंडी ठंडी हवा, मॉनसून का महीना, सुहाना मौसम और ऊपर से अदरक, इलायची, मसालों वाली चाय। बहन जी, एक कप मुझे भी देना। ऐसे ही देखते सुबह से दोपहर हो गई। आत्माराम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। सारा दिन बस लोगों को चाय ही पिलाती रहोगी या घर में खाना भी बनाओगी? हाँ तो कौन सी आफत आ रही है? दिख नहीं रहा बीवी बिजनेस कर रही है, खुद ही जाकर बना लो खाना। लेकिन मेरी माँ, बनाऊं किसमें? चूल्हा तो तुम हथिया कर बैठी हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, आज मेरा काम का पहला दिन है, परेशान मत करो। खाना अब सीधा रात को ही खाना, तब तक इस चाय से ही काम चलाओ। लो, एक कप चाय पियो। नहीं पीनी है तुम्हारी चाय। हे भगवान, मैं क्या करूं इस औरत का? काश कि कोई चाय देने वाला पेड़ होता जो सारा दिन बस चाय ही देता रहता। शाम को जब ग्राहक आने बंद हो गए तो गायत्री ने चूल्हा अंदर ले जाकर रख दिया और उसमें खाना बनाने लगी। साथ ही उसने चाय के पतीले में बची हुई थोड़ी सी चाय को अपने घर के आंगन में लगे पेड़ की जड़ों में डाल दिया। सुबह जब गायत्री आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नजर उस पेड़ पर गई। अरे, एक रात में इस पेड़ पर इतने फल कैसे लग गए? कल रात तक तो इसमें कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ आत्माराम भी आ गया। हाँ, इसमें तो बहुत सारे फल लगे हैं, चलो एक तोड़ कर देखते हैं। आत्माराम ने फल तोड़ा तो उस फल में से चाय निकली। इस फल में चाय? भला ये कैसे हो सकता है? हाँ, चाय, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कल तुमने मेरी जड़ में चाय डाली थी, इसलिए अब तुम्हें हर रोज चाय मिलेगी। तुम जितनी चाहो उतनी चाय के फल मुझसे तोड़ सकते हो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम बिना लागत लगाए ही लोगों को मुफ्त की चाय बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। अच्छा सुनिए जी, ग्राहक आते ही होंगे, तुम जल्दी से इन फलों से चाय निकाल कर केटल में डालो ताकि मैं उन्हें बेच सकूं। उन्होंने जल्दी से केटल में चाय भरी और फिर गायत्री उसे अपने टेबल लगाकर बेचने लगी। गायत्री बहन, आज तुम चाय चूल्हे पे नहीं बना रही? इस केटल में तो ठंडी होगी ना? नहीं भाई साहब, चाय एकदम गर्म है, बस अभी चूल्हे से उतार कर लाई हूँ। इस चाय में बड़ा ही स्वादिष्ट स्वाद है भाई, है? अब गायत्री के ग्राहक और भी बढ़ गए, क्योंकि जो स्वाद उस पेड़ की चाय का था वैसा स्वाद उन्हें और कहीं नहीं मिला। गायत्री अब खूब मुनाफा कमाने लगी। वो हर रोज सुबह फल तोड़ती और उसमें से चाय निकाल कर लोगों को बेचती। एक रोज ऐसे ही रात को बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगे और जोरों की बारिश हुई, जिसमें कि उस पेड़ पर लगे सभी फल टूट कर नीचे गिर गए। ये देख गायत्री बहुत परेशान हो गई और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, ये क्या, सारे फल तो नीचे गिर गए। अब मैं अपने ग्राहकों को मुफ्त की चाय कैसे बेचूंगी? सोचा था अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब हम कुछ बचत कर पाएंगे, लेकिन लगता है हमें फिर से दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन काटना होगा। इसके बाद गायत्री उदास होकर दरवाजे पर ही बैठ गई और उसकी वहीं आंख लग गई। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो पेड़ फिर से पूरी तरह चाय के फलों से भरा पड़ा है। ये चमत्कार देख गायत्री और आत्माराम बहुत खुश हुए। फिर बारिश के मौसम में भी गायत्री तिरपाल लगाकर चाय बेचने लगी। अब तो भरी बारिश में भी लोग उनके यहाँ चाय का स्वाद चखने जरूर आते। उन्हें उस पेड़ की चाय की लत जो लग गई थी। आत्माराम ने भी अब मजदूरी छोड़ दी और वो भी अब अपनी पत्नी का हाथ बटाने लगा। उन्हें अब बिना लागत के चाय बेचकर खूब मुनाफा होने लगा और अब उनकी गरीबी के दिन दूर होते गए।